हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वत्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में हाफ चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया था। उससे आगे का अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक थे वहाँ तक अपना फिनिश कर लिया था। उसके बाद हमें करना है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि जो होती है, इसमें देखिए इसमें क्या बताया गया है। जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है, कि जहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनकी जो संख्या है उसमें जो चेंजेस आते हैं उससे इसने माना है। यह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है कि जनसंख्या बढ़ी हो, और ऋणात्मक भी हो सकता है कि जनसंख्या घटी हो। इसे निरपेक्ष संख्या अथवा प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण सूचक होता है। इसका कहने का मतलब है कि जब किसी क्षेत्र में कोई चेंजेस आते हैं कि वहाँ पर आर्थिक रूप से प्रगति होती है, समाज का और ऊंचा उठना होता है, उत्थान होता है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि होती है उसके जो महत्वपूर्ण सूचक होते हैं, उनके कारण क्या होता है, जो जनसंख्या होती है वो वहाँ पर बढ़ती है। अब यहाँ पर जनसंख्या भूगोल की कुछ आधारभूत संकल्पनाएं हैं, इनको देखते हैं। जनसंख्या की वृद्धि समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाले जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या की वृद्धि कहा जाता है। कि दो टाइम पीरियड ले लिए, उस दो टाइम पीरियड के बीच में जो जनसंख्या में बदलाव आया है उसको जनसंख्या वृद्धि कहा गया है। जैसे यहाँ पर 2001 और 2011 की जनगणना कि जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं, तो 2001 में जो आंकड़े थे 102.70 करोड़ के आसपास थी, और 2011 में वही जो हमारी जनसंख्या है 121.02 करोड़ होगी। तो इसमें जो वृद्धि हुई जनसंख्या में वह होगी हमारी 18.15 करोड़। जो हमें जनसंख्या की जो वास्तविक संख्या है उसका पता चलता है कि कितनी जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है। अब है जनसंख्या की वृद्धि दर। यह जनसंख्या में परिवर्तन है जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, अब देखते हैं कि जो प्राकृतिक वृद्धि होती है उसमें हमें क्या बताता है। किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि जितने बच्चों का जन्म हुआ उसमें से कितने बच्चों की मृत्यु होगी, और जो शेष बच गए वो क्या है, प्राकृतिक वृद्धि कहलाएगी। उसके बाद है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। वास्तविक वृद्धि का मतलब है कि जो जन्म हुए उसमें से किसको हमने माइनस कर दिया, जिनकी मृत्यु होगी। उसके अलावा उसमें यहाँ पर जो आप्रवास हुआ, कि जो लोग यहाँ पर आए आकर्षित होकर, उन लोगों को भी इसमें काउंट किया गया। और यहाँ से जो लोग दूसरे किसी क्षेत्र में चले गए उसको हमने इसमें से माइनस कर दिया। तो ये क्या कहलाएगी, वास्तविक वृद्धि कहलाएगी। प्राकृतिक वृद्धि क्या है, जन्म, टोटल जो जन्म हुए हैं उसमें से मृत्यु को हमने घटा दिया, वो हमारी प्राकृतिक वृद्धि आ जाएगी। और जो वास्तविक वृद्धि है उसमें क्या किया, जन्म में से जो मृत्यु हुई उसको डिडक्ट कर दिया। उसके बाद जो आप्रवास में से उत्प्रवास हुआ है, आने वाले लोगों की संख्या और जाने वाले लोगों की संख्या दोनों को काउंट करके वो सब इसमें ऐड कर दिया, तो वो क्या है, वास्तविक, कि यहाँ पर जो रियल में पॉपुलेशन है उसको काउंट किया गया है। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि, यह तब होती है जब दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर और मृत्यु दर से अधिक हो, या जब अन्य देशों से लोग स्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाएं। मतलब क्या होता है कि जब दो टाइम पीरियड दिए गए हैं और वहाँ पर उस दो टाइम पीरियड के बीच में किसी दूसरे स्थान से जो पब्लिक यहाँ रहने के लिए आ जाते हैं, और वो रहने के लिए आ जाते हैं तो स्थायी रूप से कि वो परमानेंट यहीं पर रहेंगे, तो वो क्या कहलाएगी, धनात्मक वृद्धि कहलाएगी। उसके बाद है जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। ऋणात्मक वृद्धि में क्या है, यह है दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या जो कम हो जाए, कि दो टाइम पीरियड हैं इसमें से ऋणात्मक वैसे भी नेगेटिव होता है तो आप समझ गए होंगे। दूसरा इसमें देख लो कि ये दो टाइम पीरियड हैं, इन दो टाइम पीरियड में जो जनसंख्या कम हुई है, यहाँ से जो माइनस हुई है उसे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहा जाता है। कि कई बार क्या होता है, सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि लोग वहाँ पर समाज में राजनीतिक दंगे होते हैं, या फिर कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाती है कि जिसके कारण लोग वहाँ से उत्प्रवास करना शुरू कर देते हैं। तो जब जन्म दर और मृत्यु दर से कम हो जाए, जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए, कि जो
जन्म लेने वाले बच्चे हैं उनकी मृत्यु होने वाले बच्चों से संख्या कम है, मतलब जन्म कम ले रहे हैं और मृत्यु ज़्यादा हो रही है। लोग अन्य देशों में प्रवास कर जाएं और लोग क्या होते हैं, दूसरे देशों की तरफ प्रवास करके चले जाते हैं। अब है जनसंख्या परिवर्तन के घटक। जनसंख्या परिवर्तन के जो घटक बताए गए हैं, अब इनको देख लेते हैं एक बार। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक बताए गए हैं। ये आप ध्यान से दोबारा से चैप्टर को रीड कर लेना अच्छे से, और जो ये मेन बातें आती हैं इनको एक नोटबुक में नोट करते हुए चलना है, क्योंकि 1 लाइनर जो क्वेश्चन आते हैं हमारी 12th में 18 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वो इन्हीं छोटे छोटे क्वेश्चंस को बनाते हैं। ये पूछ लिया जाए कि जनसंख्या परिवर्तन के कौन कौन से 3 घटक हैं, तो यहाँ पर कौन कौन से, जन्म, मृत्यु और प्रवास। इन तीनों के कारण क्या होता है, किसी क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ती है और घटती है। अब है अशोधित जन्म दर। जो अशोधित जन्म दर होती है, इसका मतलब क्या होता है कि किसी, मान लो कोई भी स्थान है, उसे एक स्थान में 1000 लोगों में से कितने जीवित हैं, जो यहाँ पर जीवित हैं उनको यहाँ पर देखा जाता है, तो वो क्या कहलाएगी, अशोधित जन्म दर। जैसे यहाँ पर ये फॉर्मूला बताया भी गया है। अशोधित जन्म दर निकालने के लिए किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म की एक वर्ष के अंदर कितने बच्चों ने जन्म लिया है और वो जिंदा हैं। किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या, और जब उनका जन्म हुआ था और उस टाइम पे पॉपुलेशन कितनी थी, और उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया जाता है। ऐसे ही मृत्यु दर होती है कि जो अशोधित मृत्यु दर होती है उसको निकालने के लिए क्या किया जाता है, वही सेम फॉर्मूला है। मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है। जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती हुई जन्म दर से नहीं होती है, अपितु घटती हुई मृत्यु दर से भी होती है। कि जो जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, सिर्फ इसका रीज़न एक ये नहीं है कि जो जन्म दर है वो बढ़ रही है, उसका दूसरा रीज़न ये भी है कि जो मृत्यु दर है वो कम होती जा रही है, जिसकी वजह से जनसंख्या हमारी बढ़ती जा रही है। अशोधित मृत्यु दर किसी क्षेत्र में मृत्यु दर को मापने की एक सरल विधि है। अशोधित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। कि 1000, मान ये 1000 हमने माना, इसमें से 1000 पैदा हुए तो अभी कितने लोगों की मृत्यु होगी और कितने टोटल बचे हुए हैं, वो अशोधित मृत्यु दर कहलाएगी। ये इसको निकालने का फॉर्मूला दिया गया है, ये आप खुद से देख लेना। एक बार हम फटाफट अपना चैप्टर कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप लोगों का ज़्यादा डाटा वेस्ट होगा। उसके बाद प्रवास है। प्रवास का मतलब होता है कि कोई एक बंदा है, यहाँ से वो किसी दूसरे स्थान पर चला जाता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है प्रवास। रीज़न कोई भी हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है कि उसने क्यों प्रवास किया है। तो यहाँ पर जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त एक और घटक है, वृद्धि। जो जनसंख्या वृद्धि के जो घटक हैं उसमें 3 घटक बताए थे, जन्म दर, जन्म, मृत्यु और प्रवास। तो प्रवास क्या है, तीसरा घटक है, जिसे जनसंख्या का आकार परिवर्तित होता है। क्योंकि एक स्थान पर जो पॉपुलेशन है, यदि वहाँ पर बहुत अधिक संख्या में लोग आ जाते हैं तो क्या होगा, एक स्थान की बढ़ जाएगी और दूसरे स्थान की जहाँ से लोग गए हैं वहाँ की घट जाएगी। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान वहाँ जहाँ से लोग गमन करते हैं उद्गम स्थान कहलाता है। कि जिस स्थान में उनका जन्म हुआ है वो वहाँ से कहीं दूसरे स्थान पर जाते हैं, उसको गंतव्य स्थान कहते हैं। जहाँ पर चले जाते हैं वो गंतव्य स्थान होता है। अब इसमें देखते हैं, इसमें मेन 2 बातें हैं। जो प्रवास होता है ये 2 प्रकार का बताया गया, आप्रवास और उत्प्रवास। आप्रवास में देखो आ आया है, आ का मतलब क्या होता है, आना। तो सीधी सी सिंपल सी भाषा में इसको समझना है कि आप्रवास, प्रवास के आगे आ लगा हुआ है, तो आपको ये देखना है कि आ लगा हुआ है तो मतलब आकर्षित कर रहा है, आने की बात बता रहा है। प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं आप्रवासी कहलाते हैं। जो जिस स्थान पर गए हैं, मतलब वो उस स्थान के अंदर तो आए हैं ना, तो ये क्या कहलाएगा, आप्रवास कहलाएगा। उत्प्रवास, उत्प्रवास का मतलब कि जो प्रवासी एक स्थान से बाहर चले जाते हैं, मतलब चला जाना यहाँ पर होगा तो ये क्या कहलाएगा, उत्प्रवासी कहलाएंगे। यहाँ पर आना होगा और यहाँ जाना होगा। तो ये आपको सिंपल सी भाषा में समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम चैप्टर को आगे देखते हैं। अब है लोग बेहतर आर्थिक सामाजिक जीवन के लिए प्रवास करते हैं। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास क्यों करते हैं, ताकि उनका जो जीवन है वो और अच्छा और सुखमय बने। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों के 2 समूह हैं कि किस कारण से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं। इसके 2 कारक बताए हुए हैं, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक।
अब इन कारकों को देखो, बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, रोजगार का ना मिलना और रहन सहन की जो दशाएं होती हैं वो काफ़ी निम्न हो जाती हैं। राजनीतिक उपद्रव, हर तरफ लोग आपस में दंगे फसाद करते हैं। प्रतिकूल जलवायु, जो जलवायु है वो लोगों के अनुकूल ना होकर उसके अपोजिट हो जाती है। प्राकृतिक विपदाएं, बाढ़, सूखा जैसी प्राकृतिक विपदाएं उत्पन्न हो जाना, महामारी का आ जाना तथा सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन जैसे कारण उद्गम स्थान को कम आकर्षित करते हैं। कि जो उनका उद्गम स्थान मतलब जहाँ पर उनका जन्म हुआ है वो उसको कम आकर्षित करते हैं। अपकर्ष कारक क्या है? काम के बेहतर अवसर, की जहाँ पर लोगों को काम के अच्छे अवसर मिल रहे हैं, रोजगार मिल रहा है। रहन सहन की जो दशाएं हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। शांति व स्थायित्व है, कि जो समाज है उसमें शांति व्यवस्था अच्छे से बनी हुई है और लोग आरामदायक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जीवन व संपत्ति की सुरक्षा, कि लोगों का जीवन और जो उनकी संपत्ति है वो सुरक्षित है। तथा अनुकूल जलवायु, और जो रहने के लिए जो जलवायु चाहिए लोगों को वो उनके अनुकूल है। मतलब ना ऐसा मौसम की ज़्यादा गर्मी है, लोग गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ज़्यादा ठंड इतनी है कि वहाँ कुछ पैदा करना, उत्पन्न करना मुश्किल हो जाता है फसलों में। तो ऐसी जलवायु जो लोगों के अनुकूल होती है, जिसमें वो एडजस्ट हो सकते हैं, जिस कारण गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षक बनाते हैं। तो देखो अगेन इसमें हम ट्रिक से याद करेंगे। आप्रवास था मतलब आना, उत्प्रवास उसमें त आया था तो मतलब जाना, उत वही है। इसमें प्रतिकर्ष कारक है तो मतलब वो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए बोल रहे हैं। अपकर्ष कारक है मतलब वहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटी है, वही ए आया है इसमें, तो हम उसको वहीं से आ से ही रिलेट करेंगे कि वो उसको आकर्षित कर रहे हैं। तो ये हो गए हमारे दो कारक। उसके बाद है जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ, कि जो जनसंख्या है वो कैसे कैसे बढ़ी है। अब इसमें देखो, पृथ्वी पर जनसंख्या 700 करोड़ से अधिक है। जब हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था तो उसमें बताया था कि जैसे ही हमने 21वीं शताब्दी में अपना कदम रखा है तो जो जनसंख्या आंकी गई थी वो कितनी थी? 600 करोड़ के आसपास आंकी गई थी। तो यहाँ पर जो जनसंख्या बता रहा है 700 करोड़ के आसपास। इस आकार तक पहुँचने में जनसंख्या को शताब्दियाँ लगी हैं। मतलब जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन बनी है वो ऐसे ही थोड़ी ना बन गई, बहुत सारे साल लगे हैं इस पॉपुलेशन को बनने में। आरंभिक कालों में विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी। जो स्टार्टिंग के ईयर थे उसमें जो पॉपुलेशन थी वो क्या हो रही थी? धीरे धीरे बढ़ रही थी, क्योंकि ना तो स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध थी, लोगों में जागरूकता नहीं थी, शिक्षा का अभाव था, जिसके कारण लोगों को ये नहीं पता था कि इस बीमारी का समाधान कैसे है। वो वही अंधविश्वासों में लगे हुए थे, झाड़ फूक से ही अपना इलाज करने की कोशिश करते थे, तो जिसके कारण काफ़ी सारी मृत्यु भी होती थी। विगत कुछ 100 वर्षों के दौरान ही जनसंख्या आश्चर्यजनक दर से बढ़ी है। जैसे हमने विज्ञान की तरफ अपने कदम बढ़ाए हैं, लोगों को जागरूकता हुई है कि कैसे इन बीमारियों का इलाज किया जा सकता है, तो जो जनसंख्या है वो आश्चर्यजनक, मतलब लोग चकित हैं कि कितनी तेज़ी से हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि विज्ञान में प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि में सहायता की है। यहाँ पर साइंस के बारे में और जो टेक्नोलॉजी के बारे में बताया कि इन्होंने कैसे जनसंख्या को बढ़ाया है। मानवीय और प्राणी ऊर्जा के स्थान पर भाप इंजन प्रतिस्थापित हो गया। इससे पवन और जल के लिए यांत्रिक ऊर्जा उपलब्ध कराई गई, जिससे कृषिगत और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई है। ये जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है उसमें क्या हुआ है, कृषि में उत्पादन होना अधिक हो गया है और जो उद्योग हैं वो भी अधिक मात्रा में विकसित किए जा रहे हैं। महामारियों व अन्य संक्रामक रोगों के विरुद्ध टीकाकरण, जो बीमारियां पहले होती थी कि जिनका कोई इलाज नहीं होता था और लोग बीमारियों के कारण मर जाते थे, अब वहाँ पर क्या है, उनके संक्रमण को रोकने के लिए यहाँ पर टीकाकरण, इंजेक्शन लगाए जाते हैं। चिकित्सा सुविधाओं में सुधार हुआ है, जो हमारी चिकित्सा की सुविधाएँ थी उनमें बहुत काफ़ी चेंजेस आए हैं, वो अच्छी हो गई हैं। स्वच्छता ने पूरे विश्व में मृत्यु दरों को तीव्रता से घटाने में योगदान दिया है। और जो सफाई है, सफाई ने क्या किया है कि पूरे विश्व के अंदर जो मृत्यु दर थी उसको घटाने में, मृत्यु दर पहले क्या थी, ज़्यादा थी, लेकिन अब क्या हुई है, कम हुई है, घटाने में काफ़ी योगदान दिया है। अब है विश्व जनसंख्या के 2 गुना होने की वृद्धि। जो जनसंख्या है उसको 2 गुना होने में कौन सा टाइम पीरियड मेन माना गया है। यहाँ पर देखो, विभिन्न प्रदेशों में उसकी जनसंख्या को 2 गुना होने में अत्यधिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। विकसित देश विकासशील देशों की तुलना में अपनी जनसंख्या को 2 गुना करने में अधिक समय ले रहे हैं।
किसकी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है? विकासशील देशों की। और विकसित देश क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं। जो विकसित का मतलब है कि जो डेवलप हो चुके हैं, अपने आप अपने लिए जो सारा इन्वायरमेंट है उन्होंने पहले ही विकसित कर दिया है। लेकिन हम क्या हैं? भारत एक विकासशील देश है जो अभी भी अपना विकास कर रहा है। जनसंख्या का अधिकतर वृद्धि विकासशील विश्व में हो रही है। जो जनसंख्या की जो बढ़ोतरी हो रही है वो कहाँ पर ज़्यादा हो रही है? विकासशील देशों में हो रही है, जहाँ जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। विस्फोट का मतलब कि बहुत अधिक भयानक स्थिति से जनसंख्या बढ़ रही है। ऐसा क्यों है? ये रीज़न पूछा गया है। जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप, कि किसी एक स्थान पर जो जनसंख्या है वो अधिक मात्रा में बढ़ रही है, किसी स्थान पर कम मात्रा में बढ़ रही है, तो ये स्थानिक मतलब स्थान के अनुरूप ही उसका प्रारूप बताया गया है। विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या वृद्धि की तुलना की जा सकती है। विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि कम है। अगेन वही बात रिपीट हो रही है कि किस देश में कम है? विकसित देशों में। और विकासशील देशों की जो जनसंख्या है वो भयानक विस्फोट की तरह बढ़ती जा रही है। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। जहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो देश के ऊपर क्या होगा? उस पॉपुलेशन का भरण पोषण करने के लिए प्रेशर बनेगा, तो वहाँ पर क्या होगा? आर्थिक विकास कम होगा। तो जो आर्थिक विकास है वो हमारा नेगेटिव चला जाता है। यद्यपि जनसंख्या परिवर्तन की वार्षिक दर, जो जनसंख्या की जो परिवर्तन की दर है वार्षिक दर, वो 1.4% है, जो बहुत ही कम प्रतीत होती है। यहाँ पर हम देखेंगे टाइम पीरियड के अनुसार कि जो जनसंख्या थी वो 10,000 ईस्वी पूर्व जो जनसंख्या थी वो 50 लाख के आसपास थी। उसके बाद अवधि जिसमें जनसंख्या दोगुना हुई है वो यहाँ पर नहीं बताई गई है। उसके बाद 1650 ईस्वी की बात है, जो जनसंख्या थी वो 50 लाख से 50 करोड़ हो गई है। और इसको 50 करोड़ होने में कितना टाइम लगा है? 1500 वर्ष लगे हैं। 1804 ईस्वी की बात है, यहाँ पर जो पॉपुलेशन थी वो 100 करोड़ हो गई है। और इसको कितने साल लगे हैं डबल होने में? 154 साल लगे हैं। 1927 की बात है, यहाँ पॉपुलेशन 100 से 200 करोड़ हो गई है और इसको बढ़ने में कितना टाइम लगा है? 123 साल लगे हैं। उसके बाद 1974 की बात है, 200 से 400 करोड़ जो पॉपुलेशन हो गई है हमारी, उसको बढ़ने में यहाँ देखो टाइम पीरियड कितना कम हो गया है कि कितनी जल्दी हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ी है। यहाँ पर धीरे धीरे सब कुछ चल रहा था, लेकिन यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ गति से बढ़ी है। उसके बाद 2025 में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो हमारी पॉपुलेशन होगी वो 400 से 800 करोड़ हो जाएगी, ये अनुमान है। और इसको बढ़ने में कितना टाइम लगेगा? 51 वर्ष लगेंगे। अब है जनांकीय संक्रमण। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि जो भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर है वो 1.64% है। कुछ विकसित राष्ट्रों का अपनी जनसंख्या दोगुनी करने में 318 वर्ष लगेंगे, जबकि कुछ देशों में अभी भी दोगुनी होने के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। मतलब कुछ राष्ट्र ऐसे हैं कि जिनको अपनी पॉपुलेशन डबल करने में डबल टाइम लगेगा, लेकिन कुछ राष्ट्र फिर भी ऐसे हैं कि वो उनकी डबल होती दिखाई ही नहीं दे रही है, लक्षण ही दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब है जनांकीय संक्रमण। संक्रमण का मतलब है कि जो बदलाव आए हैं कि पहले जो जन्म दर थी या जो पॉपुलेशन थी वो कैसे कैसे बढ़ी है, उसमें जो चेंजेस आए हैं उसके बारे में बताता है हमें जनांकीय संक्रमण। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्व अनुमान के लिए किया जाता है कि उस टाइम पीरियड में जो पॉपुलेशन थी आगे वो कितनी हो जाएगी, उसका पहले ही प्रेडिक्शन की जाती है, पहले ही अनुमान लगाया जाता है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण, खेतीहर, अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है, तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित होती है। ये परिवर्तन अवस्थाओं में होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से जनांकीय चक्र के रूप में जाना जाता है। अब इसमें देखो इसने क्या बताया कि हम कैसे ग्रामीण सिचुएशन से कहाँ पर पहुँच गए? नगरीय में। जहाँ पर गाँव में हम क्या करते थे? खेती का काम करते थे, लोग अनपढ़ थे और उन्नति के कोई अवसर दिखाई नहीं दे रहे थे। फिर वो नगरों की तरफ बढ़े हैं तो उद्योगों में काम करने का अवसर मिला है, साक्षर हो गए हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं। तो जो जन्म दर उच्च थी, जब पहले का टाइम था तो क्या था? जन्म दर भी उच्च थी और मृत्यु दर भी उच्च थी। लेकिन फिर जब लोग साक्षर हुए तो ये पता चला कि यदि हम इतनी पैदावार तो हो जाएगी, लेकिन उनका भरण पोषण कैसे करेंगे? तो उन्होंने क्या किया, जो जन्म दर थी वो भी निम्न होगी और मृत्यु दर भी थी वो उसमें भी बदलाव आए, वो भी निम्न हो गई हमारी।
तो ये क्या है, जनांकीय चक्र कहलाता है। ये जनांकीय चक्र कहलाता है। ये वही हो गया कि ग्रामीण से कैसे नगरीय में हम पहुँचे और क्या क्या हमारे अंदर चेंजेस आए हैं। जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है, इसकी 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। ये 3 अवस्थाएं क्या हैं? ये फर्स्ट अवस्था है कि जिसमें जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे करके बढ़ी। सेकंड अवस्था है, इसमें कहाँ पर क्या चेंजेस आए। और तीसरी अवस्था है, उसमें निम्न उतार चढ़ाव, मतलब बहुत ही हल्के निम्न उतार चढ़ाव आए हैं। ये देखो देशों के उदाहरण दिए गए हैं। अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर। अशोधित का मतलब है कि 1000 जन्म लेने वालों में कितने जीवित हैं, और अशोधित मृत्यु दर का कि 1000 लोगों में कितने लोगों की मृत्यु हुई है, और जो टोटल पॉपुलेशन बची है वो अशोधित मृत्यु दर कहलाती है। ये डायग्राम आपको अच्छे से देखना है, ये कई बार डायग्राम दिया जाता है। और जो 3 अवस्थाएं हैं जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की, ये कई बार क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं 5 नंबर के क्वेश्चंस में। अब देखो ये जो अवस्थाएं बताई गई हैं, इन अवस्थाओं में क्या है। प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता व उच्च मृत्युता होती थी, कि जो जन्म दर थी वो भी उच्च थी और जो मृत्यु दर थी वो भी उच्च थी। मतलब जन्म भी बहुत सारे बच्चों का होता था और मृत्यु भी बहुत सारे बच्चों की होती थी, क्योंकि लोग महामारी और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति से होने वाली मृत्यु की क्षतिपूर्ति अधिक पुनर्उत्पादन से करते थे। कि उस टाइम क्या था, बहुत सारी बीमारियां चल रही थी, उसके कारण लोगों की मृत्यु हो जाती थी और भोजन सबको प्रोवाइड करना भी मुश्किल था, जिसकी वजह से लोग भूख के कारण भी मरते थे। तो इसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए वो क्या अलग करते थे कि बहुत अधिक मात्रा में बच्चों को पैदा भी करते थे। जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है और अधिकांश लोग खेती में कार्यरत होते हैं। जो जनसंख्या की वृद्धि थी, क्योंकि यहाँ पर क्या था, जन्म भी ज़्यादा हो रहा था और मृत्यु दर भी ज़्यादा थे। जो बचने वाले थे वो इक्वल थे, कि जो वृद्धि दर थी वो धीमी ही थी, ज़्यादा अधिक मात्रा में जनसंख्या नहीं बढ़ रही थी। लोग किस काम में रहते थे, खेती के कार्यों में लगे रहते थे। जहाँ बड़े परिवारों को परिसंपत्ति माना जाता था, उस टाइम में जो जॉइंट फैमिली होती थी उनको ही अच्छा माना जाता था। जीवन प्रत्याशा निम्न होती थी। अब देखो जीवन प्रत्याशा का मतलब क्या है कि अनुमानित एक इंसान की हम एज बता सकें कि वो कितने समय तक जीवित रहेगा। जो अधिकांश लोग थे वो अशिक्षित होते थे, लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे और उनके प्रौद्योगिकी स्तर निम्न होते थे और जो टेक्नोलॉजी का स्तर था वो काफ़ी निम्न होता था। 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश इसी अवस्था में थे। 200 साल पहले जो सारे के सारे देश थे विश्व के, वो इसी स्टेज से गुजर रहे थे। अब उसके बाद है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज हमें क्या बताते हैं कि जो प्रजननशीलता थी वो ऊंची बनी रही, मतलब जो बच्चों का जन्म हो रहा था वो काफ़ी हाई था, किंतु यह समय के साथ घटती चली गई और धीरे धीरे ये टाइम पीरियड के साथ घटती चली गई। मतलब जो जन्म दर थी वो हमारी धीरे धीरे कम आती गई। यह अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है कि जो मृत्यु दर थी वो भी क्या हुई, घट गई। जन्म दर भी घटी और मृत्यु दर भी घटी। फर्स्ट स्टेज हमें क्या बताती है कि जन्म दर भी हाई थी और मृत्यु दर भी हाई थी। सेकंड हमें क्या बताती है, जन्म दर भी घटी और मृत्यु दर भी घटी। स्वास्थ्य संबंधी दशाओं व स्वच्छता में सुधार के बाद साथ मृत्यु में कमी आती है। जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं उनमें सुधार हुआ और सफाई का ध्यान रखा गया, जिसके कारण क्या हुआ, जो मृत्यु दर थी उसमें कमी आई। इस अंतर के कारण जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग उच्च होता है कि उसके बाद जो टोटल पॉपुलेशन बचती है वो जो उसका कोई अंदाज़ा नहीं होता, वो परफेक्ट बताई जाती है कि जो वास्तविक होती है उसके बारे में। उसके बाद तीसरी अवस्था है। तीसरी अवस्था हमें क्या बताती है, अंतिम अवस्था में प्रजननशीलता और मृत्युता दोनों अधिक घट जाती हैं कि जो बच्चों का जन्म हो रहा है वो भी कम चला जाता है और जो मृत्यु होती है वो भी कम चली जाती है। जनसंख्या या तो स्थिर होती है या मंद गति से बढ़ती है, या तो वो वहीं पर स्टेबल होकर रह जाती है, ना बढ़ रही है ना घट रही है, और या फिर धीरे धीरे बढ़ रही है। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित होती जाती है और जो जनसंख्या है वो कहाँ पर माइग्रेट करती जा रही है, गाँव से नगरों की तरफ माइग्रेट करती जा रही है और शिक्षित होती जा रही है, पढ़े लिखे लोग होते जा रहे हैं। उसके पास तकनीकी ज्ञान होता है, टेक्नोलॉजी का आजकल सबके पास ज्ञान हो गया है। ऐसी जनसंख्या विचार पूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करती है कि जो ऐसी जो पॉपुलेशन होती है, जो पढ़ी लिखी है, जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में भी पता है, वो क्या करते हैं, पॉपुलेशन को ज़्यादा बढ़ने नहीं देते हैं। इससे प्रदर्शित होता है कि मनुष्य जाति अत्यधिक नम्य है और अपनी प्रजननशीलता को समायोजित करने की योग्यता रखती है, कि वो ज़्यादा जन्म दर पर बिलीव नहीं करती, उसको स्टेबल बनाकर रखती है। वर्तमान में विभिन्न देश जनांकीय संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।
बहुत सारे देश हैं जो इन स्टेजेस से गुजर रहे हैं। अब है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको कैसे कंट्रोल में किया जा सकता है। परिवार नियोजन का काम बच्चों के जन्म को रोकना अथवा उसमें अंतराल रखना है। परिवार नियोजन सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने और महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। जब हम ये सोचते हैं कि यदि बच्चों को अधिक मात्रा में जन्म दिया तो उनका पालन पोषण भी करना पड़ेगा, और साथ साथ आपने पहले सुना भी होगा कि पहले के टाइम में जो लेडी थी वो काफ़ी सारे बच्चों को जन्म देती थी और कई बार बच्चों को जन्म देने के साथ साथ उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। तो यहाँ पर अब क्या है, महिलाओं के स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान दिया जाता है। इसके बारे में प्रचार किया जाता है कि हम ज़्यादा बच्चों को पैदा ना करें। गर्भ निरोधक की सुगम उपलब्धता बड़े परिवारों के लिए कर निरुत्साहक उपाय कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो जनसंख्या नियंत्रण में सहायक हो सकते हैं। तो ये जो जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत था, ये थॉमस माल्थस ने अपना सिद्धांत 1798 में कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी, कि जो खाने की चीज़ें हैं वो कम मात्रा में होंगी और लेकिन जो पॉपुलेशन है वो अधिक मात्रा में बढ़ेगी। जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम अकाल, बीमारी तथा युद्ध द्वारा इसे अचानक गिरावट के रूप में सामने आएगा। तो ये थॉमस माल्थस ने हमें बताया था कि जो आगे आगे जो सिचुएशन होगी वो क्या होगी कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी और जो जनसंख्या है वो अधिक तेज़ी से बढ़ेगी। तो ये था हमारा चैप्टर जिसमें ये बताया गया था। उसके बाद ये हमारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।